स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। तो जैसा कि आपने देखा था, हमारा एनसीईआरटी सीरीज़ अभी चल रहा है और चैप्टर 4 हिस्ट्री एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुका है, जो कि क्लास 6 की। आज पारी है चैप्टर 5 और चैप्टर 5 का शीर्षक है राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इसको शुरू करते हैं। चुनाव का दिन। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों हैं। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासक का चुनाव करने जा रहे हैं। तो भाई इसको हम विस्तार में पढ़ते हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों को चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखभाल में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो वह अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के साथ लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहित द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजन में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसके सहचर होता था। यज्ञ में अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उनकी रानियां तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल से छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करते थे। वेश्य अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता था। कुछ क्वेश्चन दिया है जो हमारे काम की चीज़ नहीं है। वर्ग। अब देखिए वर्ग क्या होता है, इसको हम दूसरे कलर में हाईलाइट कर लेते हैं, पीला। वर्ग। एक समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते थे। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्ण में विभाजित किया था, जिन्हें वर्ण कहा जाता था। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मण था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था। उनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करने और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर विश्व या वैश्य थे। उन्हें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे।
क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। पुरोहित के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही उनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यही पुरोहित का प्रभाव भी बहुत सीमित था। लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया, इसके बारे में आप विस्तार में सोचिएगा और इस पर एक आंसर भी लिखिएगा। इससे पहले ये जनपद स्टार्ट करने से पहले कुछ साइड में नोट्स दिए, इसको भी पढ़ लेते हैं। विचित्र धूसर पात्र, ये पात्र है। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। ये देख लीजिए आप लोग इसको। जनपद महायज्ञों को रोकने महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होती है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 पृष्ठ 49 में दिखाए गए हैं। ये आप देख, अभी नेक्स्ट पेज में है, अभी हम लोग देख लेते हैं। पुरातत्वविदों ने इस जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली का पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा उनके प्रमुख थे। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, गन्ने, दालें, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। क्या इस सूची में तुम्हें कोई ऐसी फसल का नाम मिले जिसका उल्लेख अध्ययन 3 में? ये छोड़ दीजिए, आपकी ज़रूरत की चीज़ नहीं है। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। उनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के रंगे होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है, जैसे कि इनके नाम से स्पष्ट है। इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृतियों के रूप में हैं। अब ये महाजनपद क्या होता है इसको देख लेते हैं। करीब 2500 साल पहले, 2500 ये सन आप याद रखिएगा, करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 के कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपद की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंटों या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर इनकी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया था। कुछ राजा अपनी राजधानी चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंट तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुष तथा बच्चों
ने इसके लिए अथक परिश्रम किए होंगे। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्के, जो कि पृष्ठ 84 में चित्र दिया है, उसको आगे देखेंगे, के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। अभी ऊपर ये मानचित्र एक बार देख लेते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये हमारा भी मानचित्र, और ये देखिए काबुल नदी है, ये तक्षशिला है, ये पांचाल है, ये हस्तिनापुर महाजनपद है, कौशाम्बी है, मगध है जो कि सबसे बड़ा महाजनपद था, वैशाली, ये सब आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं। कौशाम्बी किले की दीवार, यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंटों की दीवार के अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। ये देखिए दीवार है ये कुछ एक क्वेश्चन भी दिया है। महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे? दो अंतर बताओ। ये हमारे काम का क्वेश्चन नहीं है। अब आइए पढ़ते हैं कर क्या होता है। कर महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेनाएं रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। अब आइए थोड़ा इम्पोर्टेंट नोट्स दिए हैं, इसको भी पढ़ते हैं। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्रायः उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहते थे। ये दोनों लाइन आप लोग कहीं लिख लीजिएगा, क्योंकि ये मेंस आंसर लिखने में आपको सहायता करेगा। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जैसा कि एक बुनकर, लोहार या सोनार को राजा के लिए महीने में एक दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारी को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। अखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। अब कृषि में परिवर्तन कैसे आया? इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। जो कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे की फाल से अधिक आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोग ने धान और पौधों का रोपण शुरू कर दिया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान के पौधे तैयार कर उसका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा हो गई। इससे कमर तोड़ परिश्रम लगता था, जो काम ज़्यादातर दास दासी तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूर कमकार करते थे। वही देखें सूक्ष्म निरीक्षण मगध, ये सबसे बड़ा महाजनपद था मगध। भाई आगे देखते हैं। मानचित्र 4 पृष्ठ 49 में मगध ढूंढो। ये आप लोग देख लीजिएगा। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। ये यातायात, जल वितरण और ज़मीन की उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथी को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियों तथा रथ बनाने के लिए लकड़ियाँ मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहे अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी है। ये हाईलाइट ज़्यादा हो गया है, इसको आप इग्नोर करिएगा। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे।
उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह आधुनिक राजगीर की कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र आज की पटना को राजधानी बनाया गया। 2300 साल पहले की बात है। मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंचा। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल और रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। वज्जी ये दूसरा महाजनपद है। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य थी जिसकी राजधानी वैशाली थी, जो कि बिहार में है। यही एक अलग किस्म का शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़ या संघ कहते थे। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। वे सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों के एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर वे बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास और कम्मकार इन सभाओं का हिस्सा नहीं ले सकते थे। वृद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में तुम अध्याय 6 में पढ़ोगे, दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन में बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। ये ऊपर कुछ नोट्स दिए हैं। गढ़ शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। संघ अर्थात संगठन या सभा। भाई कुछ इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लेते हैं। वज्जी संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वत्सकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गाँव में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। कुछ क्वेश्चन दिए हैं। वज्जी संघ अन्य महाजनपदों से कैसे भिन्न था? कम से कम 3 अंतर बताओ। ये रहने दीजिए, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ तथा संघ पर विजय प्राप्त कर उनके अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में तुम अध्याय 10 में पढ़ोगे। अब ये कुछ अन्यत्र दिए हैं जो कि लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का। अपने एटलस में यूनान और एथेंस ढूंढो। ये एटलस में आप देखिएगा, लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जो प्रजातंत्र या गणतंत्र है, जहाँ वोटिंग होती है। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल के ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियां द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी
औरतों को नागरिकता का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारियों और शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस की खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। क्या एथेंस का वास्तव में जनतंत्र था? इसको भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। इसमें कुछ क्वेश्चन दिया, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, अगर मन किया तो आप कर लीजिएगा, जिससे टॉपिक आपके दिमाग में बैठ गया। अभी कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी हैं। नए शासक लगभग 300 साल पहले, महाजनपद लगभग 300 साल पहले, सिकंदर का आक्रमण, दीघनिकाय के लेखन लगभग 2300 साल पहले, गढ़ एवं संघ राज्यों का अंत लगभग 1500 साल पहले। अब इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। और हमारा पढ़ाई हुआ अगर आपको समझ आता है तो ऐसे ही हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।